आकाश पढ़ा लिखा इंजीनियर लड़का था। विदेश में रहते उसे करीब 7 साल हो गए थे। सैलरी बढ़िया थी। जल्द ही उसने जीवन की सभी सुविधाएं जुटा ली। घर वालों को पैसे भी भेजने लगा। आने जाने वालों के साथ घर वालों के लिए अनेक गिफ्ट जब तब भेजता रहता। लेकिन ना वह इंडिया आकर घर वालों से मिलने का नाम लेता और ना ही शादी के लिए हामी भरता। उसके पिता अक्सर किसी न किसी कन्या के संबंध में लिखते, उसकी राय मांगते, पर वह टाल जाता। बहुत पूछे जाने पर उसने साफ लिख दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। अब की साल जब उसके पिता ने बार बार लिखा कि उसकी माँ बीमार रहती है, वह कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर आ जाए, तब आकाश 6 माह की छुट्टी लेकर इंडिया की ओर चल पड़ा। घर वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। कई रिश्तेदार एयरपोर्ट पर उसे लेने पहुंचे। माता पिता की आंखें खुशी से चमक उठी। आकाश की माँ की बहुत इच्छा थी कि इस साल में उसकी शादी कर दे। आकाश ने तरह तरह से बात को टाला। पत्नी को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, फिर आपको क्या सुख मिलेगा? वहाँ मकान बहुत महंगे मिलते हैं। मैं सुबह 8 बजे का घर से निकला, रात 10 बजे काम से लौट कर आता हूँ। वो बैठी बैठी मक्खियाँ मारेगी। पर माँ ने उसकी एक ना सुनी। छोटे भाई बहन भी थे। आगे का मलबा हटे तो उनके लिए रास्ता साफ हो। सुंदर कमाऊ लड़का देखकर कुंवारी कन्याओं के पिता ने पहले ही चक्कर काटने आरंभ कर दिए थे। जगह से रिश्तेदारों की सिफारिश आने लगी। दबाव बढ़ने लगा। खाने की मेज पर शादी के लिए आए प्रस्ताव पर विचार विमर्श होता रहता। आकाश को ना कोई लड़की पसंद आती थी और ना ही कोई रिश्ता। हार कर उसके पिता ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर आकाश का प्रोफाइल डाल दिया। चटमंगनी पट ब्याह वाली बात थी। दूसरे ही दिन ढेर सारे फ़ोन और ईमेल आने लगे। उन बहुत सारे ईमेल और फ़ोन में आकाश ने 3 ईमेल को शॉर्टलिस्ट किया। इन तीनों लड़कियों के पास शिक्षा की कोई डिग्री नहीं थी। वे बहुत अधिक संपन्न घराने की भी नहीं थी। इनके परिवार निम्न मध्यम वर्ग से थे। घर वाले हैरान थे कि इतना पढ़ा लिखा काबिल लड़का और इसने बिना पढ़ी लिखी लड़कियां पसंद की। फिर कोई ख्याति प्राप्त परिवार भी नहीं कि दहेज अच्छा मिले या वे लोग आगे कुछ काम आ सकें। पर क्या करते, मजबूरी थी। शादी तो आकाश की ही होनी थी। तीनों लड़कियों को देखने का प्रोग्राम बनाया गया। एक लड़की बहुत सुंदर थी पर रहरे बदन की थी। दूसरी लड़की का रंग सांवला था पर नैन नक्श बहुत अच्छे थे। स्वास्थ्य सामान्य था। तीसरी लड़की का रंग, रूप और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा था। आकाश ने तीसरी लड़की को ही पसंद किया। घर वालों को उसकी पसंद पर बड़ा आश्चर्य हुआ। शिक्षा दीक्षा के संबंध में आकाश ने 2 टोक उत्तर दे दिया। मुझे पत्नी से नौकरी तो करानी नहीं, मैं स्वयं ही बहुत कमा लेता हूँ। रंग रूप के संबंध में उसकी अपनी दलील थी। मुझे फैशन परस्त सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली गुड़िया नहीं चाहिए। सुनने वालों की आंखें फैल गई। कितना सुंदर पढ़ा लिखा, ऊंचा वेतन पाने वाला लड़का, और कैसा सादा मिजाज। 2-4 हमजोलियां ने मजाक में अवश्य कहा कि यह तो चावल में उड़द या गिलट में हीरा जड़ने वाली बात हुई। लड़की वालों की तो जैसे लॉटरी खुल गई थी। घर बैठे कल्पना से परे दामाद जो मिल गया था, वरना कहाँ काव्या जैसी मिडिल पास साधारण लड़की और कहाँ आकाश जैसा सुंदर व सुसंपन्न वर। शादी धूमधाम से हुई। आकाश और काव्या हनीमून के लिए शिमला गए। 15 दिन जैसे पलक झपकते बीत गए। सुबह नाश्ता करके हाथ में हाथ डाले 9 दंपत्ति घूमने निकल जाते।
शाम को वे अक्सर नौका विहार करने या पिक्चर देखने चले जाते। सोने के दिन थे और चांदी की रातें। काव्या को कभी कभी लगता कि यह सब एक सुंदर सपना है। काव्या उसकी गोद में लेट जाती, आकाश के गले में दोनों बाहां डालकर दबे स्वर में पूछती, जिंदगी भर मुझे ऐसे ही प्यार करते रहोगे ना? और आकाश अपने अधर झुकाकर उसका मुंह बंद कर देता, धत पगली कहकर उसके आंसू पोंछ लेता। शिमला से लौटी तो काव्या के चेहरे पर नूर बरस रहा था। तृप्ति का भी अपना अनोखा सुख होता है। आकाश की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। काव्या को वह अपने साथ विदेश ले जाना चाहता था। उसकी माँ ने दबी जबान से कहा, बहू को 1-2 साल यहीं रहने दो, साल भर तक रस्म रिवाज चलते हैं, फिर हमको भी कुछ लगेगा कि हाँ, आकाश की बहू आ गई है। पर आकाश ने एक न मानी। उसका कहना था कि विदेश में भारतीय खाना तो किसी होटल में मिलता नहीं, घर पर बनाने का उसके पास समय नहीं। पहले वह डबल रोटी, अंडे आदि से किसी प्रकार काम चला लेता था, पर जब काव्या को यूएस में रहना ही है तो बाद में जाने से क्या फ़ायदा। वहाँ के माहौल में वह जितनी जल्दी घुल मिल जाए उतना ही अच्छा है। वह काव्या को साथ लेकर यूएस रवाना हो गया। जहाज जब बादलों में बिछड़ने लगा तो काव्या भी ख्यालों की दुनिया में खो गई। शादी के बाद वह जिस दुनिया में रह रही थी उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने तो कभी जहाज में बैठने की भी कल्पना नहीं की थी। उसके परिवार में भी शायद ही कोई जहाज में बैठा हो। शिमला का भी उसने नाम ही सुना था। वहाँ बिताए दिनों को क्या वह जीवन भर भूल पाएगी? पूरी यात्रा में वह तरह तरह की कल्पनाओं में खोई रही। वह स्वयं को धरती से ऊपर उठता हुआ महसूस कर रही थी। आकाश इस पूरी यात्रा में गंभीर बना रहा। काव्या का मन करता कि वह उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्रेम प्रदर्शित करे, पर तमाम लोगों की उपस्थिति में उसे लाज लगती थी। यह शिमला के होटल का कमरा तो था नहीं, पर थोड़ी देर बाद ही उसका जी घबराने लगता था। उसे आकाश अजनबी सा लगने लगा था। जहाज के बाद टैक्सी की यात्रा करके अगली संध्या जब वे अपने स्थान पर पहुंचे तो काव्या का मन कर रहा था कि वह आकाश के कंधे पर सिर टेक दे और वह उसे बाहों का सहारा देकर धीरे धीरे फ्लैट में ले चले। कड़ाके की सर्दी थी। काव्या को कपकपी महसूस हो रही थी, पर आकाश विचारों में खोया गुमसुम सूटकेस लिए आगे आगे चला जा रहा था। लॉन पार करके दरवाजे पर आकाश ने घंटी दबा दी। काव्या की समझ में नहीं आया कि जब वह यहाँ नहीं था तो घर में कौन होगा। जरा सी देर में दरवाजा खुला। एक युवती दरवाजे पर खड़ी थी। आकाश को देखते ही उसकी आंखों में समुंदर हिलोरे लेने लगा। वह तपाक से बोली, ओ सच्चू। वो फटाक से आकाश के गले लग गई। काव्या मन के कोर तक कांप गई। तभी उस युवती की निगाह काव्या पर पड़ी। हु इज दिस? वह इंग्लिश में बात कर रही थी। वह विस्मित होती हुई बोली, दिस इज द मेड। आकाश ने भी इंग्लिश में जवाब दिया। काव्या को कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती थी। तीनों ने भीतर प्रवेश किया। आंतरिक ताप व्यवस्था के कारण भीतर का कमरा गर्म था। आकाश ताई की गांठ ढीली करने लगा। काव्या सोफे पर धंस गई। युवती कॉफी बनाने रसोई में चली गई। आकाश ने अर्थपूर्ण दृष्टि से काव्या की ओर देखा। काव्या के मुख पर सैकड़ों प्रश्न उभर रहे थे। आकाश सीटी बजाता हुआ रसोई में चला गया। थोड़ी देर में वह 3 प्याले कॉफी लेकर लौटा। पीछे पीछे वह युवती भी थी। कांपते हुए हाथों से काव्या ने प्याला पकड़ लिया। युवती और आकाश सामने सोफे पर अगल बगल बैठ गए।
वे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। काव्या के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था, पर बातचीत करने में जिस तरह से वह युवती आकाश पर झुकी पड़ रही थी, उससे काव्या के कलेजे की कोमल रंग में टीस उठने लगी। वह सोफे पर एक और लुढ़क गई। आकाश उठा, फिर उसने एक ग्लास में थोड़ी ब्रांडी डाली, पानी मिलाया। थक गई हो, दवा है, फायदा करेगी। दवा पीकर काव्या निठाल होकर लेट गई। आकाश ने एक मोटा कंबल लाकर उसे उड़ा दिया। सुबह काव्या की आंख काफी देर से खुली। उसने इधर उधर देखा, वह रात को सोफे पर ही सोती रही थी। आकाश का कहीं पता नहीं था, ना ही कमरे में कोई अन्य बिस्तर था। वह रात की बात सोचने लगी, तभी आकाश उसके लिए चाय लेकर आया। चाय की चुस्की लेकर काव्या बोली, वह लड़की कौन थी? बोला, एलिसा। काव्या ने पूछा, कहाँ गई? आकाश ने सहज ही उत्तर दे दिया, काम पर। काव्या ने पूछा, यहीं रहती है तुम्हारे साथ? आकाश ने स्वीकारक सिर हिला दिया। कब से? आकाश कुछ सोच कर बोला, पिछले 5 साल से। काव्या ने चौंकते हुए पूछा, क्यों? आकाश बोला, हम दोनों ने शादी कर ली थी। काव्या के हाथ से चाय का प्याला छूट गया। आश्चर्यचकित स्वर में मानो अपने कानों को झुठलाते हुए वह निराशा के पहाड़ को पल भर के लिए एक ओर सिरकाकर सारी जीवन शक्ति संचित करके बोली, शादी? पत्थर बने आकाश ने फिर स्वीकृति में सिर हिला दिया। काव्या पर जैसे गाज गिर पड़ी हो। सपनों का ताजमहल टुकड़े टुकड़े हो गया था। हंसती गाती नाचती हुई परी के जैसे किसी ने पंख काट दिए हों और वह पाताल की किसी कठोर चट्टान पर पड़ी छटपटा रही हो। क्षण भर ठगी सी रह जाने के बाद उसने माथा पीट लिया। वह रोती जा रही थी और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए शून्य में सवाल फेंके जा रही थी। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरे घर वालों को क्यों धोखा दिया? मेरी जिंदगी क्यों खराब की? मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे रंगीन सपने क्यों दिखाए? मैं तुम्हें क्या समझती थी, पर तुम कुछ और ही निकले। झूठे, बेईमान। उसकी मुद्रा से लग रहा था कि वह आकाश का मुंह नोच डालेगी। आकाश उसके पास आकर अपनी मजबूरी बताने लगा, एलिसा के कारण ही मुझे अच्छी नौकरी मिली है। उसका बाप इस कंपनी का ओनर है। एलिसा उसकी इकलौती बेटी है। वह सुंदर है, पढ़ी लिखी है, स्वयं भी उसी कंपनी में काम करती है। उसे तो मेरे जैसे कितने ही मिल जाते, पर देश में कौन किसे पूछता है। काव्या ने अपने पास आते हाथों को एक ओर झटका दिया और फुफकाती हुई बोली, फिर दूसरा ब्याह रचने की क्या ज़रूरत थी? बीवी के बिना पल भर भी नहीं रहा जाता था तो इसे साथ ही देश ले आते। वह यह सब नाटक रचने की क्या ज़रूरत थी? आकाश ने समझाने की कोशिश की, मैंने इस शादी की किसी को खबर नहीं दी थी। घरवाले न जाने क्या सोचते। फिर वहाँ छोटे भाई बहनों के रिश्ते होने में भी दिक्कत आती। माँ बाप की खानदान की शान मिट्टी में मिल जाती। एलिसा को वहाँ कौन स्वीकार करता? काव्या भभक उठी। अपने खानदान की इज्जत के लिए दूसरे की इज्जत पर डाका डालना कहाँ की भलमन साथ है। छिपाए रखना था तो वहाँ कह देते कि मुझे शादी नहीं करनी। कोई ज़बरदस्ती तो तुम्हें तुम्हारे गले में अपनी लड़की बांध नहीं देता। तब तो अखबार में छपवाया था, दुनिया भर के सब्जबाग दिखाए थे। आकाश बोला, माँ बाप का दिल भी तो नहीं तोड़ा जा सकता था। वे हर मेल में एक ही रट लगाए रहते थे। इसीलिए मैंने अधिक पढ़ी लिखी या ऊंचे परिवार की लड़की नहीं देखी। काव्या रोते हुए बोली, पढ़ी लिखी होती तो कोर्ट कचहरी जाकर ऐसी की तैसी कर देती। अलग रहकर कमा खा तो सकती थी। ऊंचे खानदान की होती तो घर वाले जरा सी भनक पड़ते ही नाक में नकेल डाल देते।
भोले भाले गरीब लोगों को जाल में फंसा लिया। आकाश अपनी सफलता पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। काव्या फिर भड़की। मेरी माँ का माथा तो बार बार ठनक रहा था कि इतने पढ़े लिखे और कमाऊ लड़के को और कोई लड़की क्यों नहीं जची। माँ ने तो पिताजी से यूएस में किसी अपने के जरिए तुम्हारी जांच पड़ताल कराने को भी कहा था, पर वे ठहरे मामूली आदमी कहाँ से पता लगाते। कोई बड़ा आदमी होता तो घर बैठे सारी असलियत मालूम कर लेता। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, जो हो गया सो हो गया, अब गुस्सा छोड़ो। जब देश चला करोगी तब तुम मेरे साथ पत्नी के रूप में चला करोगी। यहाँ एलिसा मेरी पत्नी रहेगी। काव्या ने बौखलाकर कहा, फिर मुझे यहाँ किस लिए लाए हो? सच्चाई पता नहीं चलती तो मैं वहीं तुम्हारे नाम की माला जपती रहती। यहाँ तो पल पल तड़पती रहूंगी और करूंगी भी क्या? आकाश आपे से बाहर होता हुआ बोला, तुम मकान की सफाई करोगी, खाना पकाओगी, बर्तन धोओगी, कपड़े साफ करोगी, प्रेस करोगी, सभी काम करोगी। काव्या बोली, तब तो देश से एक नौकरानी ले आते। तुमने मेरे साथ शादी का ढोंग क्यों रचा? आकाश कड़वा सा मुंह बनाकर बोला, वास्तव में नौकर की ही जरूरत थी। यहाँ नौकर मिलते नहीं, मिलते हैं तो बहुत महंगे, फिर भरोसे के भी नहीं होते। हम दोनों काम करते हैं, घर की देखभाल कौन करे? काव्या फफक फफक कर रोने लगी। मुझे मेरे घर वापस पहुंचा दो, मेरा टिकट कटा दो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आकाश मुस्कुराता हुआ बोला, अब तुम कभी लौट नहीं पाओगी। टिकट कटाना इतना आसान नहीं, हजारों रुपये किराया लगता है। कम पढ़ी लिखी साधारण पर स्वस्थ लड़की मैंने इसीलिए तो छाटी थी। फिर तुम्हें तकलीफ क्या है? अच्छा खाओ, अच्छा पियो, एलिसा की अनुपस्थिति में तुम ही मेरी बीवी रहोगी। काव्या स्वयं को बहुत ठगा हुआ और मजबूर महसूस कर रही थी। झल्ला कर बोली, तुम एलिसा को छोड़ नहीं सकते, उसे तलाक दे दो। आकाश बोला, अपनी औकात में रहो, उसी के बूते पर तो सब ठाट बाट है। काव्या सिर थाम कर बैठ गई। अगले दिन से उसे घर के काम धंधे में जुटना पड़ा। आकाश और एलिसा सुबह 8 बजे काम पर निकल जाते, उसे घर में ताले में बंद कर जाते। शाम को लौटते आकाश ने एलिसा को काव्या के संबंध में बताया था कि कामकाज के लिए नौकरानी लाया हूँ। वह उसी लहजे में काव्या से बात करती, बात बात पर गाली देकर डांट दे। रात को वे दोनों सनकक्ष में रंगरेलियां मनाते और काव्या रसोई के बराबर वाले स्टोर रूम में सुखड़ी सिमटी आंसू बहाती हुई पड़ी रहती। एक बार उसने घर से निकल भागने की कोशिश की पर पकड़ी गई। आकाश ने उसे बहुत मारा। मुक्ति की कोई राह नहीं दिखती थी। किसी तरह घर से निकल भी पड़े तो जाए कहाँ। वैसे वो हरदम तैयार रहती थी, गर्म कपड़ों के नीचे अपने सारे जेवर हर समय पहने रहती थी। घर का मोबाइल नंबर याद कर रखा था। अंत में एक दिन अवसर हाथ आ ही गया। आकाश और एलिसा के विवाह की वर्षगांठ थी। 10 दंपत्ति आमंत्रित थे। काफी रात तक खाना पीना, नाच गाना, शोर शराबा चलता रहा। ऐसे में काव्या का किसको ध्यान रहता। खिलाने पिलाने का काम निपटा कर वह चुपचाप निकल पड़ी। रात के 12 बज रहे थे। रास्ता ठीक तरह मालूम नहीं था, फिर भी वह झील की तरफ चली जा रही थी। तभी एक टैक्सी पास से निकली और आगे जाकर रुक गई। काव्या के प्राण सूख गए। आसमान से गिरी खजूर में अटकी। जाने अब क्या हो, कौन हो, कहीं आकाश ही तो नहीं। आकाश नहीं था, पर जो अजनबी था वह बहुत अपना सा लग रहा था। चेहरा दाढ़ी मूछ में छिपा था, पर ईमानदारी भोलापन आंखों से छलक पड़ रहा था। वह सरदार बलबीर सिंह टैक्सी ड्राइवर था। काव्या ने परदेश में पहली बार किसी सरदार को देखा था। उसे लगा जैसे वह पंजाब में कहीं अपने गांव में खड़ी है। भारतीय स्त्री को देखकर बलबीर सिंह भी चौंका।
वह उसे बेहद डरी हुई दिख रही थी। बलबीर ने अनुमान लगाया कि वह झील में डूबकर आत्महत्या करने जा रही है। उसने अधिक पूछताछ न करके टैक्सी के पीछे का द्वार खोलकर एक प्रकार से जबरन काव्या को भीतर ढकेल दिया। अपने डेरे पर पहुंचाकर काव्या को सब तरह से तसल्ली देकर उसकी आप बीती सुनी। काव्या ने जब कहना बंद किया तो बलबीर सिंह की आंखें नम हो चुकी थी। 3 साल पहले उसकी अपनी सगी बहन को भी कोई डॉक्टर इसी प्रकार ब्याह कर ले आया था। बहुत दिनों बाद बहन ने जैसे तैसे किसी प्रकार फ़ोन किया था, पर जब तक बलबीर यहाँ तक पहुँचने का जुगाड़ कर पाया, वह जीवन से तंग आकर सुसाइड कर चुकी थी। उसने ऐसे कितने ही किस्से सुनाए कि किस प्रकार प्रवासी भारतीय छुट्टियों में देश जाने पर विवाहित होते हुए भी दूसरी शादी कर लेते हैं। कोई तो मोटा दहेज भी समेट लेते हैं। उस लड़की को फिर रखेल की तरह रख लेते हैं। पतिव्रता भारतीय स्त्री पति को सब कुछ मानने वाली रो धोकर जिंदगी से समझौता कर लेती है। जिस हाल में पति रखे उसी में खुश रहने की कोशिश करती है। कुछ तो इतने नीच होते हैं कि अपनी पत्नी को बेच तक डालते हैं। अक्सर ऐसी शादियां चटपट हो जाती हैं। लड़के की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का स्वदेश में किसी को पता नहीं रहता। जैसा कह दिया वैसा मान लिया। लड़कियों को भी विदेश घूमने का चाव रहता है। इससे अभिभावक का बोझ सहज ही हल्का हो जाता है। कन्या के साथ क्या बीत रही है, कौन देखने जाता है, किसको खबर मिलती है। बलबीर ने काव्या के आंसू पोंछे। वह बलबीर से भारत पहुंचा दिए जाने की जल्दी कर रही थी, पर बलबीर ने कहा कि अपराधी को भी तो कुछ दंड मिलना चाहिए। उसने अपने जान पहचान के एक वकील से सलाह की। उसने काव्या के घर फ़ोन कर दी। शादी में छपे निमंत्रण पत्र की तथा शादी में खींचे फोटोग्राफ्स का भी सभी प्रतियां मंगवाई। वकील के माध्यम से यह सभी चीज़ें एलिसा के पिता को दिखाई गई। वह करोड़पति एकदम भड़क गया। आकाश से बात करने से पहले उसने आकाश और काव्या के कुछ युगल चित्र अपनी बेटी एलिसा को दिखाए। शादी के फोटोज एलिसा गंभीरता से देखती रही। शायद वह उसे कोई धार्मिक रीति रिवाज समझ रही थी। वर वधू के वेश में आकाश और काव्या ठीक से पहचाने भी नहीं जा रहे थे, पर शिमला के फोटो देखकर तो एलिसा एकदम भदक गई। कहीं झील में नाव पर, कहीं पहाड़ी की चोटी पर, कहीं जुल्फे सवारे हुए, कई शरारत में मुस्कुराते हुए चित्रों से दिलों की धड़कन साफ सुनाई पड़ रही थी। इन चित्रों में काव्या को एलिसा ने पहचान लिया। घर पहुंचते ही उसने आकाश की खबर ली। क्यों, तुम तो उसे नौकरानी बताते थे। क्या तुमने उससे शादी नहीं की है? तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर मुझ में क्या कमी थी? क्या मैं सुंदर नहीं थी? क्या मुझे सलीका नहीं आता था? क्या मैं कम पढ़ी लिखी थी? क्या नहीं था मुझ में? तुम्हें नौकरी दिलवाई, फ्लैट का मालिक बनवाया, गाड़ी दिलाई, क्या नहीं दिया? लेकिन तुम और उसने गुस्से में गालियां बकनी आरंभ कर दी। आकाश ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर उस रात एलिसा ने शयन कक्ष के दरवाजे नहीं खोले। स्टोर में जहां काव्या रात काटती थी, वहीं उसे भी करवट बदलनी पड़ी। वह बहुत परेशान था। काव्या गायब हो चुकी थी। वह अब कहाँ है, उसे इस बारे में कोई पता नहीं। यह तो वह जान चुका था कि अभी वह वहीं ऑस्ट्रेलिया में है। वैसे उसका जाना भी मुश्किल था। उसके पास किराए के पैसे कहाँ थे, ना ही वह कुछ तौर तरीके जानती है। पर आखिर एलिसा को किसने भड़का दिया, वह कुछ तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। काव्या के गायब हो जाने की उसे इतनी चिंता नहीं थी जितनी एलिसा की ऐंठ जाने की। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी यदि किनारा कर गई तो? काव्या के बारे में उसे लगता था कि वह रेल या ट्रक से कहीं मर कट गई होगी, या उसने किसी प्रकार से आत्महत्या कर ली होगी।
उसे तो एलिसा की चिंता थी। अगले दिन कंपनी के डायरेक्टर और एलिसा के पिता ने उसे अपने कक्ष में बुलाया और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा। आकाश के चिंतित चेहरे को देखकर कोई भी सच्चाई का सहज अनुमान लगा सकता था। उसने अपनी सफाई देते हुए कहा कि इस सारे कांड के पीछे कोई ऐसा आदमी है जो डरा धमका कर अपना काम निकालना चाहता है। डायरेक्टर ने आकाश को 1 सप्ताह का समय दिया। काव्या का मन यहाँ विदेश में बिल्कुल नहीं लग रहा था, पर प्रश्न यह था कि वह घर जाने का साधन कैसे जुटाए, किसके साथ जाए। सहमते सहमते उसने बलबीर से अपना प्रस्ताव रखा। बलबीर को कोई आपत्ति नहीं थी। यहाँ का काम तो उसका वकील संभाल लेगा। उसकी कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं थी, केवल ठीक से पलीता लगाने की बात थी। वह काम हो ही चुका था। अब तो विस्फोट की प्रतीक्षा थी, पर सवाल यह था कि वह स्वदेश लौटे तो कैसे। बलबीर भी कोई धन्ना सेठ नहीं था। 2 साल में टैक्सी चलाकर यहाँ जो कमाया था उससे टैक्सी खरीद ली थी। फक्कड़ आदमी था, मस्त रहता था। काव्या ने जब अपने जेवर उसके सामने रखे तो वह उसकी समझदारी का कायल हो गया। बोला, देसी चिड़िया, तूने तो पढ़े लिखे के भी कान काट दिए। वह काव्या को देसी चिड़िया कहकर पुकारता था। बलबीर ने वतन लौटने का प्रोग्राम बना लिया। न्यूयॉर्क में उसके कुछ जानकार लोग थे। टैक्सी और जेवर का ठीक ठाक सौदा हो गया। बिना पूर्व सूचना के एक शाम काव्या बलबीर के साथ 7 समुंदर पार कर शिवान में अपने घर के द्वार पर खड़ी थी। घर वाले हैरान थे। बच्चों के सो जाने के बाद काव्या ने अपने करुण कहानी घर वालों को सुनाई। पीठ पर मार के निशान दिखाए। उन्हें बताया कि घर से भागते समय उसे यह आशा नहीं थी कि अब वह कभी भी माता पिता से मिल भी सकेगी। बलबीर का वह लाख लाख शुक्रिया कर रही थी। वह नहीं मिलता तो पता नहीं आज वह कहाँ होती। काव्या के पिता ने माथा पीट लिया। वाकई मेरी आंखें चौंधी आ गई थी। हमें अपनी हैसियत देखनी चाहिए थी। हमारे लिए तो बलबीर जैसा सीधा साधा आदमी ही ठीक रहता। अगले दिन बलबीर ने काव्या के पिता से अकेले में बातचीत की। यूएस में जो कुछ हुआ उसके बारे में बतलाया और वकील दोस्त द्वारा दिए गए ज़रूरी कागज संभलवाए। इनमें आकाश और एलिसा की पहले हुई शादी की रजिस्ट्री की नकल भी थी। यहाँ की अदालत में धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया जा सकता है। आकाश को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। यहाँ आकर पैरवी करने में नानी याद आ जाएगी। अखबारों में भी खबरें छपेंगी। खानदान की शान की सबकी ठसक निकल जाएगी। इससे विदेशों में बसे उन भारतीयों को भी सबक मिलेगा जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अंतिम वाक्य कहते कहते उसका गला भर आया। आंखों से आंसू झड़ने लगे। तब उसने अपनी इकलौती बहन का किस्सा सुनाया। काव्या के पिता ने उसे छाती से लगा लिया, आंसू पोंछे, अपनी गरीबी साधनहीनता का दुखड़ा रोया। मुकदमे की दौड़, परेशानी में असमर्थता प्रकट की। बलबीर ने यह कहकर विदा ली कि मेरी लायक सेवा हो तो बता देना। मेरा यह पता है। मुझे तो टैक्सी चलानी है, वहाँ नहीं, यहीं चला लूँगा। जैसा ठीक समझें तय कर लें। काव्या के पिता ने अपनी पत्नी से बात की। दोनों ने काव्या के दिल की थाह ली। वह आकाश के साथ किसी भी कीमत पर रहने को तैयार नहीं थी। 15 दिनों बाद अदालत में मुकदमा दायर कर दिया गया। इधर आकाश ने एलिसा से समझौता की, बहुत कोशिश की, पर वह तलाक पर अडिग थी। करोड़पति बाप की उस बेटी को पतियों की भला क्या कमी थी। उसे सबसे बड़ा मलाल यह था कि आकाश ने उससे झूठ क्यों बोला, काव्या को नौकरानी बतलाया। अनजाने में काव्या के प्रति किए गए अपने व्यवहार के लिए वह बहुत लज्जित थी। काव्या के पति किए गए
अपमानजनक व्यवहार का उसे एक ही प्रायश्चित नजर आ रहा था, आकाश से तलाक। तलाक का मतलब आकाश के लिए अपने अस्तित्व पर ही कुठारघात था। यह नौकरी तो हाथ से जा ही रही थी, अन्य कहीं पर भी ढंग की नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं थी। जहाँ भी जाएगा पुरानी कंपनी में किए गए अच्छे काम का प्रमाण पत्र देना ही होगा। झूठ बोलकर तिकड़मबाजी करके नौकरी मिल भी गई तो देर सवेर नई कंपनी वाले पुरानी कंपनी से रिपोर्ट अवश्य मांगेंगे। उसका भविष्य बालू की तरह बह जाने वाला था। तभी भारत से शिवान की अदालत से कचहरी में पेश होने का सम्मन पहुंचा। आकाश ने अपना सिर पीट लिया। उसने घर वालों को लिखा कि काव्या को गलतफहमी हो गई है, समझा बुझाकर मामला रफा दफा कर दें। आकाश के पिता सिवान जाकर काव्या के पिता से मिले और सब जानकर स्वयं विस्मित रह गए। उन्होंने काव्या के पिता को मुकदमा वापस लेने के लिए बहुत मिन्नत खुशामद की, ले देकर मामला खत्म करने की बात की। बिचौलियों द्वारा 50 लाख रुपए तक की पेशकश की। उनसे कहा कि इस रकम से वे काव्या की कहीं दूसरी जगह शादी कर दें, लेकिन काव्या किसी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं थी। नारी की प्रतिशोध की अग्नि सहज ही ठंडी नहीं होती। एलिसा ने भी आकाश को नहीं स्वीकारा। नौकरी भी गई और पत्नी भी। इधर मुकदमा शुरू हो गया था। उसे भारत आना पड़ा। वह कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया था। मुकदमे की हर तारीख से आकाश के कदम जेल के फाटक की तरफ बढ़ते गए। आखिरकार अगली तारीख पर निर्णय सुना दिया गया। आकाश को 10 साल के कठोर कारावास का दंड दिया गया। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में टिप्पणी देते हुए प्रवासी भारतीयों के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह करने वाले अभिभावकों को चेतावनी दी कि उस देश में स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से उन्हें संबंधित व्यक्ति के संबंध में पहले पूरी जानकारी कर लेनी चाहिए, तभी रिश्ता पक्का करना चाहिए। आँख ओझल पहाड़ झल। वहाँ उनके साथ क्या बीतती है कौन जाने। कितनी लड़कियां अदालत का द्वार खटखटाती हैं। साहसिक कदम उठाने के लिए काव्या की भी भूरी भूरी सराहना की गई। उसे अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने की छूट दे दी गई। सैकड़ों आंखों का केंद्र बनी काव्या जब अदालत के कमरे से बाहर निकली तो बलबीर से अपनी टैक्सी के पास टहल रहा था। काव्या की आंखों से खुशी के विजय के आंसू निकल पड़े। वह बलबीर की तरफ बढ़ी, एक क्षण ठिठकी और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी छाती पर अपना सिर टिका दिया। अगले रविवार को एक साधारण से समारोह में काव्या और बलबीर का विवाह हो गया। तो आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। आपको कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।